Okay, welcome to the black hole and welcome to this talk. I'm thankful कि आपने अपना टाइम निकाल के especially you guys came up today, show up today. Uh, this talk we prepared is you can say it's an intersection of art versus mathematics. When we say mathematics, it's a whole big area, right? So we cannot take all of mathematics and its intersection with all of art. So we try to focus on very smaller, a very subset of that thing, and that is polar curves. Polar curves is kind of difficult thing in mathematics, but मैंने बड़ी चालाकी से जो mathematics का काम था वो कासिम को दिया because he is very talented. He should do the task. और मैं जो आर्ट वाला पार्ट है आई विल बी विजुअलाइजेशंस और जो कि बाद में आप मुझे देख तो आपको ये ना हो कि यार इस बंदे ने बहुत बोर किया था। तो आप सबके पास अगर पेजेस और पेंसिल्स हैं तो कुछ एक्टिविटी भी होगी इसके दरमियान, स्लाइड्स भी हम देखेंगे और यहाँ से भी आप चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे। तो जैसा कि नैयर ने बताया आई शुड स्टार्ट। अच्छा, आई एम सज्जाद अकबर and I have completed my MPhil in mathematics from Abdus School of Mathematical Sciences, and Qasim Mahmood Raja, he is a math major at NUST currently in his 6th semester, yeah. Right? So that's our introduction. Next slide. This is so beautiful, right? And what if I tell you the mathematics behind this so beautiful building? And this is, I think, a building in Iran which my friend Muslim sent me, and I just put it in the first slide. So thank you Muslim for this. और इसमें जो पैटर्न्स और जो सारी ब्यूटी है उसको हम देखेंगे, उसको बहुत ब्रेक डाउन कर लेंगे और उसके बाद आप ख़ुद भी ना इस तरह के पैटर्न्स और इस तरह की विजुअलाइजेशंस आप सोच सकते और कर सकते हैं। ओके, एक और पैटर्न ये बी रूफ टॉप, यानी कि जो एक हमारे डोम एक आर्किटेक्चर के अंदर बनते हैं उनके इनसाइड व्यूज़ भी बन सकते हैं, और जो फ्लोर होता है उसके सरफेस के ऊपर भी ये इस तरह के डिज़ाइंस हो सकते हैं। तो इसके अंदर भी जो मैथमेटिकल जो ऑब्जेक्ट है वो एक रोटेशनल सिमेट्री की फॉर्म में है, यानी कि इसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कॉपीज़ को रोटेशन से जोड़ा गया है। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी विल फोकस ऑन टुडे। नेक्स्ट, अनदर ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इसके रूफ टॉप पे जो पैटर्न है, जो इसके अंदर एक स्फेरिकल सिमेट्री या सर्कुलर सिमेट्री इसके अंदर चल रही है, दैट इज़ टू बी अप्रिशिएटेड। नेचर में बात करें तो पाइन कॉन्स के अंदर जो सिमेट्रीज़ है, जो इनके अंदर स्पाइरल्स है, वो हमारा फोकस होगा। नाउ इफ़ सम ऑफ यू मे बी सम ऑफ यू वाचिंग लाइव, इफ़ यू आर अ फिबोनाची फ़ैन, दो आई एम माई सेल्फ अ फिबोनाची फ़ैन, मेरा नंबर 3 मेजर है और सीक्वेंसेस मेजर है, और मेरी पहली एग्जांपल फिबोनाची सीक्वेंस है जो इससे रिलेट करती है। बट स्टिल कोई बात नहीं, मैंने इसको यहाँ पे डाला है। इसके अंदर जो स्पाइरल्स है वो अप्रिशिएट करने वाली है। एंड देन वी हैव फ्लावर्स विद 5 पेटल्स। बाय द नंबर ऑफ पेटल्स दे go on in Fibonacci numbers, and one can try to give a mathematical argument that why it should happen, and the single word answer is the golden ratio. That's the very root of all these beautiful patterns. Another pattern, and see, this is what Alam has drawn on the board, which you have seen earlier, very beautiful. Okay, let's start with the art class. Okay, so art class में हम करते हैं क्या है in our art lesson 1. so art lesson number 1 में हम बात करते हैं, जब स्टूडेंट्स आर्ट क्लास में बैठते हैं तो हम उनको ये कहते हैं कि जो भी आपके आसपास आप देख सकते हैं उसको आप पेज पे कैसे ड्रॉ करेंगे। उसको ड्रॉ करने के लिए हम लेते हैं मेजरमेंट्स। ठीक है, तो आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये बोतल आपने रख लिया,
वो मेजरमेंट्स आप लेते हैं, बट बिफोर यू ड्रॉ मेजरमेंट्स एक चीज़ हम करते हैं जिसको हम कहते हैं अपना बेस लाइन सेट करना, ठीक है। एक चीज़ ये बेस लाइन होगी, यू कैन सी इट इन द बोर्ड। और उसके बाद हम दो अपने कैनवस के ऊपर, ज़रूरी नहीं है दोनों साइडों पे करें, हम एक साइड पे भी कर सकते हैं, बट वी टेक दीज टू लाइंस, हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। और ये दो लाइंस क्या होंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे, ठीक है। मेजर, हाँ, इन दो लाइंस के रेफरेंस से हम मेजर करेंगे। तो मेजर करने के लिए हम अपना हाथ सीधा करते हैं उस ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। पेंसिल की टिप को उस ऑब्जेक्ट के टॉप के साथ मैच करते हैं, हाथ बिल्कुल सीधा रखते हैं, और आपने ये हरकत इस पोजीशन में आपने करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के टॉप के साथ, और अपना थंब नीचे लेके आना जब तक आपका जो थंब है उसके बॉटम लाइन को टच नहीं करता। और ये मेजरमेंट मिल गया। अब इस मेजरमेंट को मैं यहाँ पे पेज पे या कैनवस के ऊपर या ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे लाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस थंब को आई पुट इट ऑन दिस लाइन, और यहाँ से लेट सपोज ये एक लेंथ मेरे पास आ गया, देन आई टेक द हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स, आई डू द सेम थिंग, और हम यहाँ से मेजर करते हैं, लेट्स से कि यहाँ तक आ जाता है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टू लाइन्स, और ये जो दो लाइन्स हैं, इन लाइन्स को अगर हम सेंटर में ड्रॉ करें, व्हाट डू वी गेट इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज़ द कोऑर्डिनेट प्लेन, और दिस वाज डिस्कवर्ड बाय रेने डेकार्ट। आपने उसके फ़िलासफ़ी, ड्यूअलिज़म, स्केप्टिसिज्म और बहुत कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन उन सारी चीज़ों में जाए बगैर आई थिंक देयर फॉर आई एम, सो इस कोऑर्डिनेट प्लेन को यूज़ कैसे करते हैं? इस कोऑर्डिनेट प्लेन को यूज़ करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स, हम आहिस्ता आहिस्ता अब आर्ट से थोड़ा सा मैथ की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। घबराएं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल ओरिजिन, बिकॉज यहाँ से हम अपना मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वी हैव दिस, वी कॉल दिस x axis, this is positive x axis, on the other hand you go negative x axis, ठीक है। वर्टिकल हमने उसको y एक्सिस कहा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव y एक्सिस, और नीचे जब जाते हैं नेगेटिव y एक्सिस, राइट। एंड व्हाट दिस प्लेन डज इज़ इट हेल्प्स अस टू लोकेट एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। लेट्स अज्यूम ये है, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए क्या होगा, आई शुड वॉक सम स्टेप्स इन द x डायरेक्शन, सम स्टेप्स इन द y डायरेक्शन, एंड फॉर इंस्टेंस मैं x डायरेक्शन में यहाँ तक आता हूँ, y डायरेक्शन में यहाँ तक आता हूँ, एंड देन आई गेट दिस x एंड y। अब ये उस कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका होता है, x, y, x इज़ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, coordinate second is the y coordinate, y is the second coordinate, and this is what we get, okay. Now a big question, maybe it may be small for some of you, कि आप देखें इस पॉइंट को यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। I have to walk along the x-axis, then I have to take a right angle is very important, and then I walk some steps in the y direction, this is y, this is x, and I reach here. What if I am clever and do something? यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं अपना फेस डायरेक्टली इस पॉइंट की तरफ करता हूँ, और कुछ स्टेप्स चल के जो है यहाँ पे पहुँचता हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव इज़ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि हम पाइथागोरियन थ्योरम लगाते हैं, यस यस यस। तो आप मुझसे पहले ही पहुँच गए हैं भाई। दिस इज़ y, दिस इज़ x, so how we calculate this distance? Let's call this hypotenuse, and this is equal to the square root of, this is the Euclidean distance, x square plus y square, and we take the square root. And how I will calculate this angle? I want to calculate this angle trigonometric ratio से, and that is I don't try to discover it by myself, but this is I memorized it all my 10 years of mathematics experience, thanks to my Ratite working. And this is the thing that we converted, the going parallel to the x-axis, going parallel to the y-axis, are going horizontally, then going vertically,
रनिंग राइजिंग आपको कैलकुलस में ये वाले वर्ड्स भी मिलेंगे, into something which is just rotating and running. So the rotation is the angular argument and the running is the radial argument. Okay, and now this point is identified with two coordinates, that is r and I call theta. Theta is a Greek letter, Greek alphabet, and r for radius, maybe you can say, and theta for the angle. And this is the thing that we want to discuss today. And I have something which is very mathematical, so I would now give chance to Qasim to take this further. So my name is Qasim, and now I'm going to continue where Sajjad left off. So first of all, I'm going to revisit the idea of a coordinate system. Just one thing, my perspective on it. So what you need to specify a coordinate system, the whole point of a coordinate system is for you to be able to tell me using some numbers exactly where you are, right? So normally हम जो करते हैं, the standard approach we do is कि you could tell me how far from the right, like you are from the origin, and how much. So for instance, like you're 2 units to the right, and but so if you just tell me this information that you're 2 units to the right, that is still an open-ended question, because now I don't know where exactly you are, but I have still narrowed down. I know that you are somewhere along this line. So if this represents, so I know that this is where you are. If instead you could you have separately told me that you were somewhere along 4 units to the upwards, so I would only know that you're somewhere here, right? This 4. So now I know that this. If you tell me both of these things at once, then I for sure know that you are exactly at this point. Yeah, this point, that to be able to narrow down a person's position by specifying 2 different things, this is something we can actually generalize. This is another strategy we could use to narrow down your position. So what you could do is, so let's start with another coordinate system, and again, yeah, okay. Let's describe my alternative way of specifying my position. So you could give me 2 partial informations. One is you could tell me your distance from this central point. Okay, so if you tell me exactly what your distance is from the central point, say for instance you say that my distance from the origin is 2 meters, then how much do I know about your position? Well, from geometry, I know that what's the set of all those points which are at a specific distance. Well, that's a circle. Yeah, that's a circle, right? Yeah. So if I only know that you are on some circle, on a circle of radius 2. And excuse my bad trying. Again, that's for Sajjad. So yeah. So this is a circle, and again you have to believe that it's a circle, otherwise it's not gonna work. So this is a circle of radius 2. Yeah. But now, so clearly you need to tell me one more bit of information for me to know exactly where you are. And what that thing is you could tell me the angle. Yeah, what angle are you making, say with the positive x-axis? I could make this a convention, right? And this thing specifying 2 different things, and now I know that, say you're making an angle of 30 degrees, right? This is more like a 60 degrees, so let me just change that. So again, now these partial informations, the first number here, this is going to represent
how far you are from the origin in terms of distance. And now the second one, this one tells you what angle you are making with the x-axis. Okay. And what if I start differently, and what if I only tell you my angle? Then all you've narrowed down my position to is on this line. All I know is that you're on some line making an angle of 30 degrees with the positive x-axis. And there is one other visual way of understanding like why specifically we use this is that if you vary all these distances. So for instance, if someone tells me that they are at a distance of 1, then that gives me a circle of radius 1. And if someone else tells me they're at a circle, they're at a distance of 1.5 or something, then in this way, if you change this, if you continuously vary this value, then you're essentially covering the entire plane with radii, with circles. And similarly, if you were to vary this thing, then you're covering the whole plane with lines of varying degrees. So for instance, this. So in this way, this is one interesting feature of coordinate systems, that they cover the entire plane if you vary even as a single parameter. This was also observed. This can also be observed in the Cartesian plane when we have like x is equal to 2, and if I slide this, I have lines, and these lines cover the whole plane. Same thing happens. You can cover the whole plane with horizontal lines. Yeah. So this visualization is going to be helpful for us later on. So so far this is what we've done, and one more thing, this way of specifying partial informations in more mathematical terms, what we say is that we denote the distance by r. So we say the circle is given by this equation. This equation tells me that I only know the radius, and it's 2, and we call the shape that we get out of this the graph of this equation, and the graph in this case is a circle of radius 2. And similarly, this thing, the angle that you make with the positive x-axis, this thing is called this is denoted by theta and called the angle. And the graph that it makes, say for instance if this is theta is 30 degree, then the graph is going to make is a straight line. These things, yeah, huh? Go through the origin. Yeah, sorry, sorry. Yeah, yeah, this is good enough. So this is a 30 degree angle. Okay, so the main thing is each equation now captures some visual image. So if you tell me some equation, it's this is the main beauty of analytical geometry, that just giving an equation, you're actually specifying an image that you could plot. So this is what you need to remember so far about the polar coordinates, and this is going to come in handy when we get to drawing these things, drawing polar equations by hand. So for instance, like if I give you an equation like this, what this would mean is tell me all those points, all those r and theta that follow, or let's start with a relatively simple example like this. Now this equation tells you that plot all those points for which the distance from the origin is exactly equal to the angle that point makes with the positive x-axis. Okay. So if you were to visualize this sort of thing, we could what we do for these type of equations is we start with some initial values of angle.
So what we could do is say we start with an angle of 0. This is going to be, remember this, sorry, one more thing I should have specified is this region. This is not only this part is a theta equal to 30 degree line. So these things are half lines, and this one would have been a line that makes like 270 degrees or something. So yeah, so that was a mistake on my part. Anyway, back to this point. So if you want to visualize these things, then start with some initial value of theta, say 0. Now this could be a point that satisfies this. What we want is that we want a point that also has a distance of 0. So r must be 0. So that gives you the origin. What other points could we try? You could try, for instance, this point theta equals to 30 degrees, and for that the distance is going to be about, it's the standard way is to use radians, so it's going to be about some value. And if you plot these things, you note that this thing is going to the angle that it's going to make, you start with a slider of pi by 6, and then you narrow down your value to precisely pi by 6 units. So this is going to be somewhere along here. But sir, this is an irrational value. No, Yeah. This pi Yeah. is 180. Yeah, This pi is 180. Pi by 6 is irrational. No, this Yeah. pi is not 3.15. This is pi. Yeah, this is Pi or no, pi? this is pi. Yeah, What I am saying is that symbol that you have written in the numerator, is it phi or pi? it's pi. So this is an But irrational in value. Yeah. angular, Okay. Yeah, but it is radians, so if you multiply by 57 We'll point narrow and down it yes. to Yeah. stop it to the specific decimal, yeah, right? yeah, yeah. But you're still going to use the numerical value, and it's going to be around 3 Yes, yes. by 6, so it's about 0.5. So this means that you draw this ray, this half ray of pi by 6, and again you need to narrow down your position to a distance precisely of pi by 6. So you're going to end up here, this point, and yeah. So similar. So in this way, if you draw for all these images, what you're going to get is that for each varying angle, your radius, your distance from the origin, it grows. So for instance, for this angle, you're going to be farther along this line, and for this angle, again this is a larger value of the angle, so your distance from the origin is going to be greater. And similarly, at this point, you're at a 90 degrees angle, so your distance is much greater. And in this way, yeah, so in this way, your distance keeps increasing, and what you observe is a sort of spiral. If you keep varying theta, then what you get is that your distance keeps increasing, so this forms some sort of spiral, the same one that we saw earlier in Seashells. Okay. Yeah. So, and this is a special type of one. It's called an Archimedean one, because and we see that the main thing that makes a spiral is that as your angle varies, so does your distance. So it grows proportional to the distance that you cover goes proportional to the angle you're traversing it. And that's about it. And next we're going to go over some Desmos visualizations. Okay. Okay. Thank you. That was a lovely explanation. Right. Sure. So thank you, Qasim. You explained pretty very well, as I would agree. Your handwriting is not very good as mine, right? Okay, so
अभी जो कासिम ने आपको समझाया कि हम ग्राफ्स कैसे करते हैं, तो हम पहला कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं और उस पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते जाते हैं और हमारे पास एक एसेंशियली एक ग्राफ मिल जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे ड्राइंग का तजुर्बा हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमने कुछ ऐसा किया है कि जो पहले से हमने चीज़ें बना के रखी हैं और हम वही जो बनी बनाई चीज़ें हैं उनको ही हम देखेंगे। सो ओके, सो शरियार यू आर कंफ्यूज विद 2 पाई थिंक। उसको Okay. पाई में फंसा हुआ है अभी तक, वो पाई में हाँ, फंस हाँ। गया, वो Radian- आगे गया ही नहीं। So radian is defined as sir is trying to explain. Pi radiance is something different. Okay. Sir, So बेसिकली okay. 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस है इज इक्वल टू 360 डिग्री। Yeah. तो असल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनको, आपको नहीं। नहीं नहीं, असल में 2 pi radians. This is the degree in radians is अब एक 360. क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन ये एसेंशियली आ सकता है कि क्यों हम रेडियंस को एग्जैक्टली क्यों यूज़ कर रहे हैं फॉर दिस। सो हम डिग्रीज़ को इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि आप 2 डिफरेंट मेजर्स आपके पास आ रहे हैं। एक तो ये है कि जो आपका एंगल है इट्स मेजर्ड इन डिग्रीज, बट आपका जो डिस्टेंस है वो एसेंशियली आप मीटर्स में यूज़ कर रहे हो। तो यू नीड सम यूनिट दैट डजंट दैट कोरिलेट इन सम सेंस। सो फॉर दैट यू नीड रेडियंस। सो वो जो है अब यहाँ पे अब आपका हो जब 30 डिग्री का होगे तो मैथमेटिकली व्हाट यू डू इज़ आप पहले तो उसे रेडियंस में कन्वर्ट कर सकोगे। तो अब जैसे 30 डिग्रीज है तो आप उसे कभी कन्वर्ट करो तो एग्जैक्टली आपके पास π/6 आता है। अब लेकिन आपने जब न्यूमेरिकली इसे देखना है तो π/6 न्यूमेरिकली इज गोइंग टू बी अराउंड you're going to use the value of pi, which is about 3.14, and divide that by 6. What you get is around it's going to be a little greater than 0.5. So what you get is the value of the radius coordinate is about 0.55 or something. So essentially 0.55 distance आपको जो है origin से, and जो angle है again is 30 degrees. So इससे आपने वो narrow down कर लिया कि वो point है कहाँ पे exactly. Now look at this thing. Okay, हमने इसमें किया है कि this is Desmos. You can search Desmos on Google and it will land you as a page something like this. और एक left side पे आपके पास ये there is a place where you can write your functions, and I will show and write some of the functions. So what we start is with Archimedean spiral. I think I have misspelled this word. Okay, so and this is how we start to making it, right? Okay, just okay. So this is the nice thing about Desmos, that it will help you visualize at the same time. Like let's go somewhere here. ओके जो अभी कासिम ने बताया कि जब आपका एंगल चेंज हो रहा है तो रेडियस भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल भी चेंज हो रहा है रेडियस भी आपका बढ़ रहा है। तो आप देखें कि अगर मैं इस स्लाइडर को आगे थोड़ा सा मूव करता हूँ, अपना रेडियस मैंने 0.6 कर दिया, अब मैं रेडियस को बढ़ा रहा हूँ। ओके, आई हैव 1.5 समवेयर रेडियस। तो जैसे जैसे ये एंगल चेंज हो रहा है ये ओरिजिन से दूर भी जाता जा रहा है। ओके, और अगर इसको पूरा हम प्लॉट करें और थोड़ा सा इसको जूम आउट करके देखें, और ये क्योंकि प्लॉट भी कर रहा है और उसको अनप्लॉट भी कर रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये स्पाइरल कैसे ग्रो कर रहे हैं। Sir, Sajjad, one more point. Is the Archimedean spiral used in rocket launches also to convert the parabolic orbit into an elliptical orbit? It's I'm not sure which. I don't think it's a Archimedean spiral. I think it's an hyperbolic spiral. Yes, Probably. yes. Yeah. I'm not either sure about Yeah. it. Okay. I will search and look up for it and will tell you the definite answer. Yeah, but Archimedean. Yes. Yeah, but Archimedean spiral does have plenty of application. Like recently, I saw some spring compressor, and it has it uses 2 interleaved Archimedean spirals, and they perform in they essentially oscillate in some way that makes the confolded compressor thing work. You could see this animation in Wikipedia or something if you just look up Archimedean spiral.
That's a nice application. And many galaxies also form this Archimedean spiral. So Yes. yeah, you could observe it in galaxies. Their accretion disk is in such a way that the stars near the quasar of the central galaxy form. They are such influenced by the gravitational waves that they form an accretion disk, which is in the form of Archimedean spiral. Okay, very Yes. nice, very interesting Thank you, sir. information. As you always come up with something new. Thank you, Yes, Sajjad. and I'd like to thank Sir Qasim also for Well, mesmerizing us. and one more thing. Once I asked my supervisor about, do you believe in this golden ratio thing, that nature and mathematics are so linked? And he said, yes, Sajjad, but sometimes it is very forcefully, made up. So sometimes that also could happen, that it's not going to align exactly, but we are happy with, okay, this looks like something. तो हम उस पर गुजारा कर लेते हैं कि अच्छा ये उस जैसा है, या उससे कम अज़ कम हम जो उसका बिहेवियर है उसके अंदर कोई एजम्पशंस ऐसी लगा सकते हैं कि रिज़ल्ट ये हमें मिल जाए, इसी तरह का एक फंक्शन मिल जाए जो यहाँ पे है. ओके, सो वॉच आउट फॉर जो फ्रॉड ये हो सकते हैं आपको. अच्छा, लेट्स लुक एट द अदर थिंग कि अगर एक कांस्टेंट रेडियस है, यानी कि हम डिस्टेंस से एक ख़ास पॉइंट पे हैं, तो दैट इज़ एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, राइट. हम एक फ़िक्स पॉइंट से एक ख़ास रेडियस पे होते हैं. तो नाउ व्हाट इट लुक्स लाइक इज़ दिस. ओके, सो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं. No, we are going to the patterns and things. Just hold on for a second. फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो एक डिफरेंट हम एक फिक्स रेडियस हम चूज़ कर रहे हैं. What does it mean is we are at this distance from origin, and that's the definition of a circle at origin in this case. Okay, so I quickly just slide this, and as the number is 10, sorry 9.5 now it's 10, and you see it's exactly aligning the that thing. अच्छा, इसमें एक और जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे पोलर ग्राफ भी गिवन है और यूक्लिडियन जो ग्राफ है वो भी, यूक्लिडियन प्लेन भी गिवन है. सो यू कैन आल्सो लाइक गो बैक, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फंक्शन वो करके आप इस सर्कल की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं. लेकिन सर्कल की इक्वेशन से ये कितना सिंपल है, एक नंबर से आपको सर्कल मिल जाए, तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर विल गिव यू अ सर्कल, और उसको ट्रेस करना और इमेजिन करना बहुत मुश्किल है. लेकिन यहाँ पे कितना सिंपल है कि आप एक नंबर बता दो, एक सर्कल होगा, एक एंगल बता दो और आप उस लाइन पे जाएंगे. सो देयर इज़ द ब्यूटी आई वुड लाइक टू शो यू. नाउ गोइंग टू द क्वेश्चन दैट कासिम लेफ्ट फॉर अस, जो कि था कि हाउ विल यू सी समथिंग लाइक दिस. ओके, अब ये जो है लेट्स मेक इट सिंपल. इज़ इट वर्किंग? ओके, जैसे जैसे हम ए, यानी कि जो एक पैरामीटर है इसके अंदर कोसाइन ए टाइम्स थीटा. ओके, थीटा तो हमें पता है. नाउ कोसाइन का ग्राफ जो है वो पीरियोडिक होता है, राइट, जो हम यूजुअल ड्रॉ करते हैं. लेकिन यहाँ पे वो कैसा है कि इट्स जस्ट गिविंग यू सर्कल्स एंड देन पेटल्स, एंड द लीनियर सिमेट्री जो यहाँ पे ट्रांसलेशनल सिमेट्री था वो यहाँ पे एक रेडियल सिमेट्री में या रोटेशनल सिमेट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर आपको नज़र आ रहा है. ओके, सो यहाँ पे आपका एक पॉइंट टू पॉन्डर है. चेयर यार. फॉर ए इक्वल टू 3, हाउ मेनी पेटल्स डू यू सी? ओके, for a equal to 5, how many petals do you see? 5. For a equal to 7, how many petals do you see? 7. Okay. For a equal to 6, where is 6? मैन्युअली कर दो. हाँ, okay. For a equal to 2, how many petals do you see? 4. 4. Oh, what? Did I make a mistake? No, I didn't. ये तो 4 and 8. oh 4 के लिए 8. Yes. So See, the even there's numbers have the double the amount of it. yes, there is what we exactly notice in here. When the angle is an even multiple of this number, we get
double the number of leaves. Okay, when we say rose, we call it leaves. I don't know why we don't call them petals. Sorry? When these are leaves, we don't call them petals. Okay. Okay, so That's leaves. literature. Yes, literature thing. Okay, खैर एक जो है वो बात आ गई थी. Excuse me. Do these shapes have a geometrical symmetry for all these patterns? Yes, for okay. At the moment we are changing the a in integer steps, and we are getting the equal spaced leaves in this case. There is a way we can change this a into something rational, and we will get a half petal, a 3/4 of a petal leaf, and so on. So we will be looking at visualizations for that as well. Sir, Now, I have noticed something, that the number of leaves or petals is equal to the number of rotational symmetries and the number of line of symmetries. yes, that we will coming, that he will be explaining a little later. Okay, because you are very fast, I am not very fast, Okay. and everyone else might be faster than me, so just hold on. We will enjoy looking at beautiful patterns, because there are art students and architecture people sitting over here, so they would like to know a design for their new buildings. Okay, right? So now see the change in this one. Okay, so ये जो था I'm raising the okay. Now look at this. एक सर्कल है और how this could be, ये कैसे हो सकता है, मतलब एक कोसाइन थीटा है और b के साथ मल्टीप्लाई होकर इक्वल टू रेडियस दे रहा है, and it's just giving you a circle. How amazing this is. So this is what you should appreciate. अगर हम देखें तो इसमें एक और जो आप ऑब्जर्व कर लेंगे, when b hits the positive, the circle switches to the right quadrant, right positive, okay, positive axis, and when it's negative, the circle is in the negative. Okay, now अब ये तो horizontally पड़ा हुआ है. We have something which is okay, यहाँ पे है जो कि एक सर्कल है, लेकिन वो वर्टिकली होगा. साइन के लिए वर्टिकली होगा और कोसाइन के लिए हॉरिजॉन्टली. दैट इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग. ओके, अब जो पेटल्स हमने देखे थे कोसाइन के लिए, अगर वो साइन के पेटल्स हम देखें, सो यू कैन ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. सो दिस इज़ क्रिएटिंग पेटल्स. और अब यहाँ पे जो C है वो चेंज हो रहा है, नॉट इन इंटीजर स्टेप्स, बल्कि उसके दरमियान जो पॉइंट्स में और डेसिमल्स में भी जा रहा है. ओके, एंड यू सी दैट व्हेन दिस कांस्टेंट नंबर इज़ 7.59, you see a petal which is not a full petal. Okay, so that is where you hit asymmetric, right? Otherwise ये सारे equally spaced है, एक रोटेशनल सिमेट्री के अंदर ऑर्गेनाइज्ड या अरेंज है. लेकिन जैसे ही आप एक नंबर लेते हैं जो होल नंबर से हट के डेसिमल में आ जाता है, तो आपको ये सिमेट्री वहाँ पे नज़र नहीं आता. ठीक है, सो अब यहाँ पे there's one more point I could want to elaborate. When you take some rational value C, what happens is that the pattern, this thing, like you notice that it doesn't end up where it started. So for instance, it started at the origin, the whole curve doesn't end up where it started. But this is only because the period, the number of values of theta that you should have taken doesn't span the whole period of the curve. So that means that you need to get more points from further values of theta. So if you could see the slider there, that tells you that it's I guess 0 to pi, if I'm reading it right. yes, Yeah. 0 to so pi. if you increase this, you don't see the half. Can you do that for the integer? Can I ones? do it? Yeah. You are saying that we cross that limit. Yeah. Okay. So it can you take some positive one, yeah, or Okay, like this is positive 1, yeah, and let's you this take is some rational value of C. Yeah.
Okay, should I take 0.5? Yeah, 1.4 or 0.6. something, huh? Yeah, and see what happens when you increase the range of theta. Yeah, see, so the thing is that the whole, the point at which it's going to repeat, Yes. it hasn't come yet. So it's not Right. necessarily going to be after 2 pi radians. It's even after the whole 360 degrees, pattern whole keeps repeating. Like I've raised the angle to 12 pi, Yeah. and now it's giving us this. See, so eventually it will end up where it started, but it's just going to be more than 2 pi. For integer values, Sir, it kind of looks like a Venn diagram. Venn diagram is what we draw with circles exactly, but यहाँ पे Set theory. सर्कल्स नहीं Set है. theory हाँ, ये सेट थ्योरी में हम यूज़ करते हैं, सर्कल्स होते हैं वहाँ पे, लेकिन ये एक ही सर्कल है, उसी के पेटल्स हैं, उसी के लीव्स हैं. सो दिस इज़ जस्ट वन. आई एम नॉट श्योर कि इसको आप वेन डायग्राम के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल शेप को आप एक सबसेट उसका कह सकते हैं. yeah, but like this could be seen, I guess, as cheating. And if you don't want to draw your own Venn diagram by hand, you know, you could just put it on Desmos and you could show it to the teacher. See, how marvelously I made my Venn diagrams, and she probably is gonna be impressed. This is not required. And yes, hyperbolic spiral. शायद ये वो स्पायरल है जिसकी आप बात कर Yeah, रहे थे. exactly. Yeah. Okay. And these are really interesting things. So let's look at how the value of n will shrink it and यानी expand it. Okay. यानी कि पहले तो वो बन रहा था, आधा बना था, लेकिन अब वो small and large में वो change कर अपना चाहिए. So I think we should also zoom out, you know, like and show the tail a bit. Oh yes, Yeah. yes. Yeah, see, Yes, sorry. See, so you could like interpret it as a planet following this orbit, and it just leaves. And that's one way you could just leave your And orbit. also when the n is negative, it also switches the axis in quadrants. Yes. And this is latest spiral. ओके, ये दो हैं, दो बन रहे हैं, लेकिन वो बन के स्विच अपना नहीं करे क्योंकि मैंने टी को सिर्फ पॉजिटिव रखा है. नेगेटिव रखता तो ये भी अपना जो है ना वो स्विच करते हैं. लेट्स पुट -4 और 5 एंड लेट्स ट्राई टू प्ले इट नाउ. ओके, अब ये रिवर्स अपना क्या थोड़ा सा जूम करते हैं, देन यू विल सी व्हाट दे आर डूइंग. ओके, सो सी ये अब फ्लिप हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहा है जैसे ही टी नेगेटिव की तरफ जा रहा है. और इसको भी अगर नेगेटिव की तरफ से करवाऊँ, देन यू विल सी दैट जो ब्लू है वो भी स्विच होगा, यानी कि वहाँ पे वो पूरा टेल लेफ़्ट से राइट पे जा रहा था, अब अबव एंड बिलो यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ ये स्विच कर रहा है. Why does the value of the line increase exponentially when it goes into the origin? When you play the animation, kindly play the animation again. Yes, Same animation. Black one. This one, yes. As you go into the center, as it collapses, its speed at which it's collapsing increases as it goes. It's not towards the linear, center. Why? whereas t is changing linear because of this 1/2 in the power. Okay, t has a fractional power Value, yes. which is not linear. So the animation that you see, it goes in and then faster. Okay. Yes. Similarly वो तेज़ी से शुरू होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो Yes. जाएगा क्योंकि इसकी पावर में 1/2 है. Yes, thank you, sir. ओके. और थीटा तो जो है इतना हमने, हाँ वो एक्सपोनेंशियल इसीलिए कि यहाँ पे ना टी की पावर में जो है वो एक टी की पावर 1 होता तो ये एनिमेशन भी लीनियर ही यानी कि लीनियर ही होता. दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इन रेडियस एस यू सी, क्योंकि अगर आर का स्क्वायर हम करते हैं ना इसको,
no, yes, look at this, what I'm saying is आपके पास आ जाएगा, हो सकता है लाइव ऑडियंस को ये नज़र आ रहा हो. सो r square is related to t in linear. When we change t linearly, r changes in square. Okay, because variable is t, right? T is going to change. So the actual equation for that spiral is this: r square is equal to t divided by theta. Because we are working on r and theta, so they are related by r square is a function of linear in time. And what we did is I take the square root, so then Yes, that's why it is collapsing. so time ka linear, time will go linearly, but radius will go in squares. So the distance from origin should fall like a quadratic function, right? Yes, got it. Thank you. अच्छा, ये अभी हमने आपका टेस्ट भी लेना है जो आपको पेज और पेंसिल्स दिए हैं. अभी हम आपसे प्लॉट भी करवाएंगे इनको. ओके, अच्छा, कुछ लोगों ने पहले ही कर लिए हैं तो उनके पास एक चीट शीट अवेलेबल होगी कि जहाँ से वो देख सकें. हाँ, सो देयर कम्स द चैलेंज. 2 cos. कैन यू सी दिस? r इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा. अगर आपसे ना होगा कोई बात नहीं, आपको बताने के लिए यहाँ पे है, लेकिन आप ट्राई तो कर सकते हैं. Sajjad, I think we should have this challenge from like after we have explained the hand-drawn principles. You know? Like after we have equipped yes, them with the that's necessary principles. I think it's a bit too soon. that's a good thing. Okay, हम फिर चलते हैं. अब जो इन चीज़ों को यूज़ करके थोड़ा सा हमने इसको टच किया है, वरना बहुत लंबा जाना था. ठीक है, शहरियार, हमने क्या किया है कि हम अब एक पाथ के बजाय हम वो पूरा रीजन कंसीडर कर रहे हैं, राइट? सो पूरा जब रीजन कंसीडर करेंगे तो होगा क्या कि वो इंटीरियर भी उसका फिल होके आएगा. ठीक है, और दिस इज़ द पेटल, और ये साइन का फंक्शन है, और इसके साथ जो फैक्टर या पैरामीटर है a डिवाइड बाई b. अब a इज़ 6, b इज़ 2, सो वी गेट मल्टीप्लाई बाई 3, एंड साइन के साथ जो 3 का था, ये मिस्ट्री भी आपने अभी माइंड में रखना है कि इस मिस्ट्री को हमने रिजॉल्व करना है आज के दिन में, आज की तारीख में. और अगर थोड़ा सा इसको एनिमेशन इज़ टू फास्ट, सो मैं अपने ओके 3.6. अब ये पूरा पेटल कंप्लीट हो के वो दे रहा है, क्योंकि हमने इसका पीरियड इतना रखा है कि ये अपना जो पाथ है वो ट्रेस कंप्लीट करके एक आपको एक पैटर्न बना के दे. So this might be a pattern you would be interested in. Let's see what happens when we change it to somewhere. अच्छा, हम जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को चेंज कर सकते हैं. अभी तक ये फील्ड है और इसकी बाउंड्री भी शामिल है. हम ऐसे एनिमेशंस भी ले सकते हैं जिसमें ये इक्वल टू के बजाय स्ट्रिक्टली लेस देन का क्राइटेरिया यूज़ हो, फॉर इंस्टेंस ये चीज़, या उसी तरह की एक और फंक्शन के 6 थीटा. ना ये 6 थीटा है, और ये जो रेड है उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 थीटा यूज़ हो रहा है. ठीक है, क्योंकि जो 6 थीटा है वो रोटेट करेगा. एब्सोल्यूट वाला दोबारा आपको नज़र आ रहा होगा. तो जो 3 इसमें 6 पेटल्स आपको नज़र आ रहे हैं, और इसमें यू कैन कम 12 petals. ओके. सो आई थिंक we should see some more curves जो कि beautiful curves के नाम से हमने रखे हैं. ओके, अब इसमें जो पैरामीटर हमने उसको 1 प्लस साइन थीटा रखा है, और इसमें जो एंगल है वो चेंज हो रहा है. सो हाउ वुड यू स्टार्ट मेकिंग सच अ कर्व? इसको हम प्लॉट हम करते हैं बाय हैंड, तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ पे होगा, ये आप इसको देख सकते हैं. ठीक है, नाउ देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग. पहले तो सर्कल्स बन रहे थे, लेकिन हमने 1 प्लस कर दिया तो ये सर्कल से हट के एक कार्डोइड शेप का नाम है, वो कैसे बन गया? दिस इज़ अनदर क्वेश्चन. यानी कि जो नंबर ऑफ पेटल्स वाली मिस्ट्री है वो भी है, एंड दिस इज़ अनदर थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड. और फॉर इंस्टेंस ये पैटर्न देखिए. अब इसमें हमने दो पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं.
एक तो ये ट्रेस भी होगा, एक नंबर ऑफ पेटल्स के लिए भी, क्योंकि सी जो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज़ एसेंशियली कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ लीव्स एंड नंबर ऑफ पेटल्स विच एवर प्रेफरेबली यू कॉल। और कोसाइन थीटा के साथ ट्वाइस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये होगा कि जो कुछ छोटे पेटल्स बनेंगे कुछ बड़े बनेंगे, दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। जब हम सी को 4 रखते हैं तो ये पेटल्स बनते हैं, सी को 5 रखते हैं तो ये बनते हैं, सी को 6 रखते हैं और 7 एंड 10 रखते हैं तो ये बनते हैं। और अगर बी को हम चेंज करवाएं, सो यू विल सी दैट हाउ इट इज़ बीइंग ट्रेस्ड। और ये भी आप कर सकते हैं बी, क्योंकि यहाँ पे मैंने थीटा का रेंज इसमें डिफ़ाइन किया है कि थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन बी, और बी जब 0 से 360 रोटेट करेगा तो ये पूरा कर्व आपको ट्रेस करके दिखाएगा। नाउ 365 क्यों आ रहा है? अब वो मैंने 366 होना चाहिए, 360 होना चाहिए, थोड़ा सा ओवरलैप, जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड। मे बी 360 से ही काम चल जाना था, कोई ख़ास वो नहीं है। अब जनरलाइजेशन के जहाँ पे 1 रखा था और जहाँ पे एफ़ और जी 1 1 रखे थे हमने, वहाँ पे हमने अब जनरलाइज रख दिया। और अब देखें यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं, जी, एफ, जी और एच। अब हम देखें एच को हमने 1 रखा है, जी को 0 रखें, ठीक है, और एफ़ को हमने 2 रखा है, एफ़ को भी हम रखते हैं ज़रा 1। एफ़ इज़ कंट्रोलिंग द साइज़ एसेंशियली, और अगर नेगेटिव में लेके जाएंगे तो रिफ्लेक्शन नेगेटिव नीचे आ जाएगा। ओके, एंड जी इज़ कंट्रोलिंग द जो उसके अंदर कितने एक सर्कल बनेगा या जो उसके अंदर एक क्रस्ट सा बन रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है, एंड एच इज़ कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ पेटल्स। सो ब्यूटीफुल। सो आई कैन शेयर दिस विद यू लेटर ऑन, विच यू कैन डेस्मोस की फ़ाइल जो है वो शेयर हो सकती है और इसके साथ आप खेल सकते हैं। और अब आप ये देखें कि इसके अंदर से जो है बहुत खूबसूरत पैटर्न्स और वो बन रहे हैं। मुझे एक चीज़ कंफ्यूज करी, वो रेड वहाँ पे एक फंक्शन कहीं रह गया है। ओके, इसमें भी जो पहले कासिम ने बताया कि ये पेटल्स का पैटर्न तो पूरा बनना चाहिए, वो अगर इनकम्प्लीट बना हुआ है सो वो अपनी फुल रेंज के अंदर वो नहीं है, अदरवाइज इसको फुल बनना चाहिए। Only changing the value of h, why is the perimeter of the shape also changing? My question is that Qasim? h is controlling the number of petals, right? Yeah. So why, if we only change the value of h, will the petals overlap and the shape of this diagram also changes? Because h is running not only in integer but also in fractions. Okay. It's not. So yes, and here is another. So वो जम्स नहीं आएगा पेटल्स की तादाद में. Now look at this. इसमें ये k को भूल जाएं, कोई बहुत बड़ा नंबर है, इतना है कि ये अपने आप को दोबारा ट्रेस कर रहा है. Forget about k for a while. n को देखें, n इक्वल टू 1 है. ओह ये है ट्रेस हुआ है, ओके सॉरी. जो n है दैट इज़ इक्वल टू 1, यानी कि हमने उसके ऊपर 1 ऐड किया है. और जो p डिवाइड बाई q रेशो है, p डिवाइड बाई q विच इज़ 3, 24 डिवाइडेड बाई 8 इज़ 3 एंड l इज़ -2. ओके, सो ये इन शॉर्ट ये फंक्शन बनेगा 1 -2 sin 3 थीटा. राइट इट डाउन. और अब इसमें एक और मिस्ट्री नज़र आ रही है कि एक पेटल एक दूसरे पेटल के बिल्कुल अंदर ही है और इन अ स्मॉलर साइज है, छोटा होके. ठीक है, 1 -2 sin 3 थीटा, क्योंकि जो मैंने सिंप्लीफाई के नीचे जो पैरामीटर्स मैंने सेट किए हैं, ओके ये क्योंकि यहाँ पे सारे स्लाइडर्स हैं, यू कैन चेंज द स्लाइडर्स एंड सी व्हाट हैपन्स. लेकिन ये इंटरेस्टिंग उस केस में ही था जिस केस में फॉर इंस्टेंस अगर हम p को स्लाइडर के थ्रू चेंज करवा देते हैं एंड यू कैन सी हाउ इट टेक्स ऑल पॉसिबल, बहुत सारे शेप्स ये ले सकता है. ऑल पॉसिबल तो नहीं कहना चाहिए.
ओके Value of k is constant or fixed by. हाँ, वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट है, क्योंकि अगर वैल्यू ऑफ के बहुत कम रखेंगे तो ये ट्रेस कंप्लीट नहीं होगा। कहीं रास्ते में कहीं जो है उसका फ्यूल ख़त्म होगा, तो हमने इसको फ्यूल पूरा दिया है ताकि वो दोबारा ट्रेस हो, मिसिंग पार्ट उसके अंदर ना रहे। राइट, सो दिस इज़ पैटर्न। तो ये वो मिस्ट्री है जिसको अभी कासिम समझाएगा। अगर कुछ एक शायद आखिरी है और इसको भी हम देते हैं। दिस इज़ टू स्लो, सो आई शुड फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू। ये देखिए क्या मज़े की चीज़ बनी है। दिस इज़ जस्ट अ वियर्ड कम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, also an exponential, so it's exponential of cosine of theta minus 2 cosine 4 theta sine of this omega or w, and if I show you the full function, so this is it. W is controlling the number of petals. अगर मैं कम कर दूँ Sharia, so you will see that there are the number of petals go down as I take this value down, and J will be essentially tracing the curve. Okay, it will trace and undo. Okay, you see how beautiful this is. Yes, yes. 500 I think shall be enough to trace it. I don't know, will it be able to trace this thing as well or not? So yes, क्योंकि वो एक दफ़ा complete है. Now it's deleting, going back, and it will recreate. Okay, so if you change these parameters sine और cosine के, आप और भी बहुत ही interesting और मज़े के patterns आप डिज़ाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं. And this is the same thing जो अभी हमने देखा. इसमें अब आपको देखें कि this A is only controlling the size and reflection. Okay, और ये कर्व देखें, this is also very interesting. Okay, इसमें भी वो पेटल वाला जो मिस्ट्री है वो ओवरलैप हो रहा है. एक बड़े पेटल के अंदर एक छोटा पेटल बन रहा है और वही हमारा पूरा डिज़ाइन वही है. I should finish with 2 more. और एक फेरमास स्पाइरल है जिसको भी हम देखेंगे. एंड यू सी इसके अंदर जो पैटर्न है, इफ़ आई जूम इनटू द सेंटर, सी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी लवली पैटर्न, राइट. सो अगर इसके सेंटर में देखें तो ये इसके अंदर कैसे चेंज आ रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है. लेकिन क्योंकि इसके अंदर एक सिमेट्री है, जो अभी सिमेट्रीज़ के बारे में कासिम बताएगा. मैं कासिम को इनवाइट करने से पहले एक आखिरी या 2 आखिरी हैं वो भी दिखा दूँ, ठीक है. सो लुक एट दिस शेयर, दिस इज़ कॉल्ड फेरमास स्पाइरल, और this T is controlling the size essentially. And I have another one which is tracing it in the other direction. और इसमें जो T, दोनों में T यूज़ हो रहा है. अच्छा, डेस्मोस के अंदर एक ये चीज़ भी है कि आपने कोई एक पैरामीटर कहीं डिफ़ाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल T, तो वो अगर किसी और फंक्शन में भी T आप यूज़ करेंगे तो वो यही स्लाइडर यूज़ होगा. तो ये 2 फंक्शंस हैं, 10 और 12, और T जो स्लाइडर है वो दोनों को कंट्रोल कर रहा है. सो दिस इज़ इट. इंटरेस्टिंग. ये जो 2 ब्लैक होल्स आपस में टकरा रहे थे उसके जैसा एक स्पाइरल है. आई एम नॉट श्योर कि ये वो है होना. ओके, एंड वी ऑलरेडी सॉ दिस हाइपरबोलिक स्पाइरल. ओके, सो दोबारा गायब हो गया. आई डोंट नो ये आज हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता. सो इस टाइम में अब यस यूज़ माइक, where is mic? Use mic when you ask questions, so that anyone watching live can also
Here. Here you and So, sir, Also my, the recording my purposes, question yeah. relates to the fact that there was one equation in the Desmos software that reminded me of Shepard's equation, which is a shape that has infinite perimeter, and I think it is in a fixed volume. I think so. Shepard's yes, you infinite perimeter, but what about the area? yes. Would you like to make a comment on this? I think I've heard Infinite of a similar curve, but it's a- not about the Shepherd one, but it had like an infinite surface area. I think it was Finite But- surface area, but in yes, it was finite a volume. horn. It was Finite some- volume. yeah, it was some horn. It's and- called horn of something. something I can't और remember. जो एक कर्व के रिवोल्यूशन ऑफ कर्व से एक वो बनता है राइट Sir, can you open the Desmos software? I'll yes show yes you yes the. I will Gabriel's horn maybe. गैब्रियल्स हॉर्न उसको कहते हैं और वो एक इस तरह का कर्व है और इसको जब आप इसको रिवॉल्व करते हैं अराउंड एक्स एक्सिस यू गेट दिस एरिया है सो ये एक बाजा या क्या कहते हैं इसको सुरनाई की तरह से एक ऑब्जेक्ट बन जाता है ठीक है एंड दिस इज़ पैराडॉक्सिकल इन अ वे दैट it has finite volume Yeah. But and infinite surface area Yeah. which Yes. So it which is counterintuitive. Yes. So you can like fill an infinite amount of paint, but that paint is not enough to paint it. Like Yes. I have a question. Like, fine. How is it? It has infinite area. Well, we have to calculate an integral, and you get the surface area. But Is the an volume- infinite, but when volume is finite, how is it possible? Volume is finite and area is infinite. Sir, search it. on Google. Yes. What Shepard's equation. spelling, please? SH. Almost like this. Shepard's. Shepherd Okay. equation. Equation. Is it? No. But I can show you. Not this. I don't know the spelling. So this is the shape that I was I try to draw. Okay, Gabriel's horn or Gabriel's trumpet, also called. So this is the integral that I was referring to. Okay, so surface area के लिए ये इक्वेशन है, वॉल्यूम के लिए ये इक्वेशन है. What? ये तो रिसर्च पेपर की तरफ चला गया. ये पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है, बट यू कैन सी द सरफेस एरिया. इट्स इंटीग्रेशन 1 to 1 up to x. Sorry, let me look for a better image के जिसमें हो दोनों चीज़ें मेंशन. But I am इस पे दानियाल हम शहरियार I इसके think ऊपर we ना हम should do this after the talk. this after the talk. So Yeah, we'll definitely get back okay. Okay, so it's been some time since we last covered this r theta thing. So I'm going to just do a 1 second review, and it's going to be that what does it mean to say, what does this mean in geometrical terms? And that's simply that you need to do two things geometrically. One is you need to draw a circle of radius 1. Sorry about this, but after you've done this, then you take a half line of 30 degrees. Yeah. So these are the two geometrical things you have to do, and the point is precisely the one we get from the intersection of these two things. So this is a purely geometrical interpretation of this coordinates. So for instance, you could try with this thing, 260 degrees.
So for those who are itching to draw something, you could plot this point. All you need to do is make a circle of radius 2 and half line of 60-degree angle, and then you'll get the point. So yeah. Okay. First of all, this is going to be our goal for now, which is, why is this? अगर आप पावर पॉइंट का स्लाइड्स करेंगे ना तो वो नज़र नहीं आएगा. अच्छा, नहीं आएगा. नहीं आएगा तो उसको हाँ. एंड करना पड़ेगा. हाँ. अच्छा, या तो इसको एंड करेंगे. हाँ. या आप इसको. सो हमारा गोल ये होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम ये जो शेप है एग्जैक्टली ये ड्रॉ करें. ओके. सो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हम इस चीज़ को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, और ये इस इक्वेशन का जो है ग्राफ बनता है r = sin θ - 1/2. सो फर्स्ट ही स्टार्ट करते हैं एग्जैक्ट डायरेक्टली विद दिस. सो पहले इसको एंड करना होगा, आई गेस. हाँ. एंड हाँ. एंड वी आर बैक विद दिस, आई थिंक. यस. या. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल 1, जो नंबर 1 प्रिंसिपल है, हमने स्केचिंग के लिए जो यूज़ करना है. फर्स्ट ये है कि अब कोई भी अगर आपको इक्वेशन दी हो, what you have to do is note exactly the points where the right hand side is 0. So for instance, अगर ये आर्किमीडियन स्पाइरल है, इस केस में आपके पास जो है ये एग्जैक्टली थीटा = 0 पे ही ये चीज़ 0 होती है. बट इफ़ यू हैड समथिंग एल्स लाइक थीटा टाइम्स θ - 1, दिस थिंग इज़ 0 इफ़ यू पुट इन 0 एंड एट 1. सो ये पॉइंट्स, अब इनको ज्योमेट्रिकली आपने स्टार्ट कैसे करना है कि जो भी शेप होगी, यू नो वन थिंग, कि जो भी इसका ग्राफ आएगा इस चीज़ का, एट द ओरिजिन जो लाइन इसको एग्जैक्टली टच करेगी, इट्स कॉल्ड द टेंजेंट लाइन इन मैथमेटिक्स, वो θ = 0 वाली लाइन. सो θ = 0 वाली लाइन कौन सी होगी? अगेन ये हाफ लाइन है. θ = 0, पार्शियल इंफॉर्मेशन दी है, दैट मीन्स दिस इज अ हाफ लाइन, ये लाइन. और θ = इसी तरह अगर θ = 1, लेट्स चेंज दैट टू 30 डिग्रीज और समथिंग, तो ये है. अब इसका हमने ये करना 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है. तो जो भी अब इक्वेशन दी होगी, जैसे r = अब sin θ भी है, फर्स्ट यू हैव टू find exactly the values where it's 0 and then draw corresponding lines जो कि उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं. सो इस केस में जैसे साइन की वैल्यू जो है, साइन की वैल्यू एग्जैक्टली 0 कब होती है? साइन की वैल्यू 0 होती है एट 0 एंड एट 180 डिग्रीज, राइट. सो इस केस में हमें बता कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा होगा वो फर्स्ट कि हमने 2 टेंजेंट लाइन्स ड्रॉ करनी है. फर्स्ट ऑफ दिस 0 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज. हमें पता है कि जो भी कर्व होगी, इट्स गोइंग टू एट दिस पॉइंट इट्स जस्ट गोइंग टू टच इट. तो इस टाइप की यहाँ पे शेप बनेगी और ये बनेगी. अब दूसरा पैटर्न जो है वो हमने देखना है. दिस इज़ समथिंग यू हैव टू टेक फॉर ग्रांटेड कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो, अगर आप ये देखें फ्रॉम 0 to π/2 और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एग्जैक्टली इंक्रीज़ करती है. तो साइन थीटा की जो वैल्यू है, एंड ज्योमेट्रिकली आप बस ये आपने याद रखना है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है, अगर आप सर्कल कोई भी ड्रॉ कर लें तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो लाइन बनती है, इसकी वैल्यू पे ये एग्जैक्टली साइन थीटा होता है. सो जो आप इस स्लाइडर को चेंज करेंगे, यू कैन सी कि अगर ये वैल्यू 0 है, सो जो आप इधर तक जाते हैं, आपकी वैल्यूज़ जो आपकी इसकी ये प्रोजेक्शन है ये इंक्रीज़ करती जा रही है. सो 0 से π/2 तक, 0 से 90 डिग्रीज तक इंक्रीज़ कर रहा है. तो आप ये देखते हो कि एट दिस पॉइंट, अब हाफ लाइन्स आपने अगेन हर पॉइंट पे हाफ लाइन्स देनी है, एंड आपने ये देखना कि ये चीज़ इंक्रीज़ कर रही है and it's going to get a maximum value precisely at this point, π/2. After that, exactly
ये जो वैल्यू होती है डिक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। सो यही चीज़ अब इस सेंस में नीचे आ जाएगा। ओके, एंड दूसरा जो प्रिंसिपल हमने माइंड में रखना वो ये कि हम रेडियस की नेगेटिव वैल्यूज़ भी अलाउ कर रहे हैं, और उसकी इंटरप्रिटेशन हमने ये रखी है कि अगर मैं आपको बोलूँ -2, 30 डिग्रीज, दैट मीन्स दैट यू नीड टू ड्रॉ दिस पॉइंट 2, 30 degrees plus 180 degrees. So it's going to be exactly this point 2, 30 degrees, but उसका so अगर ये पॉइंट अगर 2, 30 डिग्रीज पे है तो -2, 30 डिग्री से यहाँ पे क्या मुराद होगी हमारी? अगर ये 2, 30 डिग्रीज है तो -2, 30 डिग्री से हमारी ये मुराद है एग्जैक्टली द पॉइंट जो कि इसके रिफ्लेक्शन में। ओके, सो फॉर हमारे पास क्या स्किल्स हैं कि अगर मैं कोई भी कोऑर्डिनेट दे दूँ तो आप उसे प्लॉट कर सकते हैं। टेक अ सर्कल ऑफ रेडियस r, टेक अ हाफ लाइन ऑफ मेकिंग एन एंगल थीटा, जो उनका इंटरसेक्शन आएगा, दैट्स द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट, अब हमें अगर इस टाइप की जो पैटर्न मिस्ट्री, अगर उस टाइप की चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है तो हमें पहले तो ये समझना होगा कि इस टाइप की इक्वेशंस जो है मीन क्या करती हैं ज्योमेट्रिकली। इस चीज़ को हमने ज्योमेट्रिकली समझ लिया, दिस थिंग इज डन। नाउ हमें साइन और कोसाइन का वन ज्योमेट्रिकल चीज़ जो है ये याद रखनी होगी कि साइन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग, दिस इज समथिंग यू हैव टू टेक फॉर ग्रांटेड। क्या होगा कि अगर आप कोई भी एंगल ले रहे हैं, द साइन ऑफ दैट वैल्यू ज्योमेट्रिकली जस्ट मीन्स दिस पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा दिस थिंग आपने, और अगेन ये वैल्यूज जो हैं, एक पहले यूनिट सर्कल ड्रॉ करना है एंड साइन ऑफ दैट वैल्यू जस्ट रिप्रेजेंट्स कि अगर आप ये पॉइंट लें, टेक योर कंपास एंड टेक दिस पॉइंट, जो इसकी वर्टिकल प्रोजेक्शन होगी एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो आएगी, दैट्स व्हाट द ज्योमेट्रिकली साइन रिप्रेजेंट्स, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ओके, या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और सेम केस यहाँ पे अगर कॉस थीटा का आपने देखना है तो ज्योमेट्रिकली आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है उसे, जो भी एंगल की वैल्यू होगी जो प्रिसाइसली जो एक्स वैल्यू पे है, यहाँ पे दिस इज द पॉइंट है। अब इसका फ़ायदा ये कि हम समझ सकते हैं कि साइन की वैल्यूज़ इंक्रीज़ कैसे होती हैं ज्योमेट्रिकली। तो अगर हम यहाँ पे हैं, अगर हम एंगल 0 पे हैं और एंगल 0 से 90 डिग्री तक जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो प्रोजेक्शन हर पॉइंट पे हम देखें 0 से स्टार्ट होती है एंड देन इट गोज ऑल द वे टू 1, एंड आफ्टर दिस जब 90 डिग्रीज को क्रॉस कर देती है वापस डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से 0 से 90 डिग्रीज गोइंग टू इंक्रीज एंड आफ्टर दैट 180 डिग्रीज तक डिक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली कॉस थीटा अगर देखें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इट बिहेव्स एग्जैक्टली ऑपोजिटली, कि जो ये पॉइंट होगा उसके आपने अगर ये प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल प्रोजेक्शन, तो ये यहाँ पे तो इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा है, बट आफ्टर दैट एज यू गो फ्रॉम 0 to 90 डिग्रीज आप क्या देखते हो कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है 1 पे थी, 0.5 पे जा रही है, 0 पे जा रही है, एंड देन -0.5, -1, ओके। सो यहाँ से डिक्रीजिंग है। अब ये बस इससे इस ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन के क्या फ़ायदा होगा, विल नाउ कि एग्जैक्टली इंक्रीजिंग कब है और डिक्रीजिंग किस रेंज में है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग वी गोइंग टू यूज़। 2 थिंग्स इन माइंड। अब हम स्टार्ट करते हैं किसी प्रिंसिपल से। सो प्रिंसिपल नंबर 1 एंड प्रिंसिपल नंबर 2। अगेन प्रिंसिपल नंबर 2 जो है दैट्स मोर सिंपल, तो उसे पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट के अगर इस टाइप के एंगल है, दिस मीन्स द 180 डिग्री वर्जन ऑफ 1, 30 डिग्री। तो जो भी ये पॉइंट होगा इसका आपने एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट लेना, ठीक है। दैट्स प्रिंसिपल नंबर 1। एंड जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसका एग्जैक्टली ये है कि जो भी कर्व होगी r इक्वल टू साइन थीटा हो या कोई भी हो, आपने ये देखना है कि एग्जैक्टली जो राइट हैंड साइड है किन वैल्यूज़ पे थीटा किन वैल्यूज़ पे 0 होती है। जैसे साइन के केस में आप ये देख रहे हैं कि जो ये इसकी वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो 0 होती है
इस केस में एट 0 एंगल पे और ये 180 डिग्री एंगल पे, इन दोनों पे 0 होती है. सो जो भी यहाँ पे हो आपने बस राइट हैंड साइड को देखना कि वो एग्जैक्टली 0 कब हो रही है. सो फाइंड इफ r इक्वल्स दिस थिंग, आपने ये बताना है कि एग्जैक्टली किन पॉइंट्स पे दिस थिंग बिकम्स 0. ओके, अब इसकी स्टार्ट करते हैं. अगेन प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देखते हैं. सो स्टार्ट विद r इक्वल टू साइन थीटा माइनस 1/2. ओके सर अब- थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे, अच्छा. visible नहीं है. सॉरी, हाँ इरेजर. मैं करता हूँ, मुझे तो सॉरी फॉर द स्क्रीचिंग साउंड. सो अगर ये इक्वेशन है तो इसको हमने प्लॉट कैसे करना है. प्रिंसिपल नंबर 1 and 2 अगर नजर नहीं आ रहा तो अगेन एलैबोरेट करता हूँ. आपने जो भी चीज़ है यहाँ पे इसकी वैल्यूज फाइंड, वो पॉइंट्स फाइंड करने जहाँ पे 0 है. एंड सेकंड यही कि यहाँ पे अगर जो नेगेटिव रेडियस की वैल्यूज़ हैं उसका ये मतलब है कि वही चीज़ पॉजिटिव अगर लें बट उसका रिफ्लेक्टेड वर्जन. ठीक है, तो अब इस चीज़ को अगर हमने प्लॉट करना है, ये नहीं हमने सिंपली करना कि बीच में नंबर्स पुट कर दें और बस वैल्यूज देख लें आर की और उन्हें प्लॉट कर दें. दैट्स वन वे, दैट्स द सिंपलर वे. नहीं, दैट्स क्या एल्गोरिथमिक वे. हम जो है थोड़े से मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ करेंगे जिससे इस चीज़ को बाय हैंड प्लॉट कर सकते हैं. सही, तो हाँ अगेन तो पहले हम इसको जीरोस फाइंड कर लेते हैं. तो साइन थीटा जो है किस पे 1/2 हो रहा है, पहले हमने ये देखना है. तो साइन थीटा जो है 1/2 किस पे हो रहा है, हमने ये देखते हैं कि जो इसकी वर्टिकल प्रोजेक्शन है किन एंगल्स पे जो 1/2 पॉइंट पे आता है. तो अगर ये 0 से 1 है, आप ये 0.5 है, तो आपने ये देखना कि किन एंगल्स पे आ रहा है. एक तो इस एंगल पे आ रहा है, ये जो भी एंगल है, लेकिन एक और भी एंगल है जिस पे 0.5 आ रही है. वो कौन सा एग्जैक्टली इसका, ये वाला वर्जन, राइट. तो ये जो वर्जन है यानी ये भी यहाँ से एग्जैक्टली उतना है. तो ये वैल्यूज़ हमने माइंड में रखनी है. तो अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो आप देख भी सकते हैं कि ये वैल्यू जो है दैट्स 30 डिग्रीज. कि 30 डिग्रीज पे जो इसकी प्रोजेक्शन आती है दैट्स एग्जैक्टली 0.5. सो यहाँ पे आपने थीटा इक्वल टू रखना है 30 डिग्रीज प्लस यहाँ पे 180 माइनस 30 डिग्रीज होगा एग्जैक्टली. तो ये जो एंगल है दैट्स 150 डिग्रीज है. या सो 150 डिग्रीज है. सॉरी फॉर स्पीचिंग साउंड. तो 150 डिग्रीज, हाँ ये दो. अब आपने क्या करना है, अगेन ग्रिड बनाना है. अब 30 डिग्रीज और 150 डिग्रीज की हाफ लाइन्स बना दी हैं. स्टार्ट करते हैं 130 डिग्रीज, सॉरी 30 डिग्रीज बन गई. अब 150 डिग्री की देखते हैं, ये सॉरी हाँ बट 150 डिग्रीज के बन गए. सही है. अब हमने ये ऑब्जर्व करना है कि देखिए इन दोनों रीजन के दरमियान 30 डिग्रीज और 150 के दरमियान अगर आप देखें तो साइन थीटा की वैल्यू जो है, अगेन ये थोड़ा बड़ा सा बनाता हूँ. साइन थीटा की वैल्यू जो है इन दोनों एंगल्स के दरमियान, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स के दरमियान जो प्रोजेक्शन है साइन थीटा की वो एग्जैक्टली 0.5 को एक्सीड कर रही है. तो ये जो राइट साइड होगी ये एग्जैक्टली पॉजिटिव होगी इन सब वैल्यूज़ के लिए. 30 डिग्री से 150 डिग्रीज आप टेस्ट भी कर सकते हैं, ये पॉजिटिव होगी. तो ये तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रिंसिपल 2 काम नहीं आएगा. ओके, अभी तक हमने सिंपली क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ के लेना और ये देखना है कि जो है उनकी क्या बिहेवियर आता है. सो फर्स्ट प्रिंसिपल 1 में ये था, ये जो एंगल वैल्यूज़ थे नहीं, ये जो लाइंस जो ड्रॉ की हैं इसका शेप के ग्राफ के साथ ये कनेक्शन है कि उसको उस पॉइंट पे सबसे क्लोजली टच करेंगे. इसको टेंशन लाइन कहते हैं कि उस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये पॉइंट उस कर्व पे होगा और इस पे वो टच करेंगे. तो इसका मतलब है कि यानी इसके अराउंड शेप जो होगी इसकी इस तरह की कुछ होगी कि बिल्कुल यहाँ पे टच करेगी और यहाँ पे भी इधर होगी. सही है. अब हमने ये देखना है कि इसके दरमियान अब ये रेडियस जो है, जो हम एंगल को बढ़ रहे हैं, ये 30 डिग्री से हम ज़्यादा रीजन पे आ रहे हैं तो रेडियस जो है बढ़ेगा. सही है. अब यहाँ तक जब जाएंगे, अगेन इधर हमने विजुअली माइंड में ये रखना, जो हम बढ़ रहे हैं 0.5 से एक्सीड कर रहे हैं
और एंड पे जाके कहाँ पे जा रहे हैं, r इक्वल टू 1 पे ये। और इसी तरह अगर हम ये देखें, ये भी टेंजेंशियल है, तो अब वापस यहाँ पे आए, 1 पे पहुँच चुके हैं, बट वापस हम कम हो रही है वैल्यू। तो अब इन एंगल्स के लिए हमने डिस्टेंस जो है ओरिजिन से ये कम होगा। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। तो एक मिनी पेटल बनेगी एसेंशियली, सही। यहाँ पे ये थोड़ी सी ऑफ टर्न बन गए, बट एसेंशियली इन दो पॉइंट्स पे ये दो लाइन्स टेंजेंट होगी और ये इंक्रीज कर रही है साइन थीटा की वैल्यू, तो इस वजह से, और ये वापस डिक्रीज यहाँ पे करती है, तो एक एग्जैक्टली पैटर्न बन गया। बट ये पूरी शेप नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए जो 30 डिग्री से 150 के दरमियान, तो एग्जैक्टली टोटल ग्राफ क्या बनता वो हमने देखना। अब ये देखें कि यहाँ बाकी के लिए हमें ये वाला प्रिंसिपल, इसको मैं नाम देता हूँ, ये जो है प्रिंसिपल है टेंजेंट लाइन का, टेंजेंट का, ओके। अब नेक्स्ट जो है वो वाला देखता हूँ। अब 150 डिग्री से इस पॉइंट तक यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं, जो साइन थीटा, इट्स गोइंग टू बी लेस देन 1/2। तो ये देखें इन सब एंगल्स के लिए जो वैल्यू साइन थीटा की आ रही है 0.5 से कम आ रही है, ये एग्जैक्टली 0.5 से -1 तक होएगी। तो ये एक्सप्रेशन जो राइट साइड वाला है हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो हमने इसको प्लॉट कैसे करेंगे, हमने वही याद रखना है कि अगर हमने इसको प्लॉट करना है तो हमने प्लॉट ऑपोजिट चीज़ को कर देना है, इस चीज़ को नहीं करेंगे, बल्कि इसका इसकी जो नेगेटिव चीज़ होगी उसको प्लॉट करेंगे, सही, ठीक है। तो अब इसके ऑपोजिट चीज़ को हम प्लॉट करना है, और फिर उसके बाद जो ये चीज़ आएगी हम इसको हमने रिफ्लेक्ट कर देना है एग्जैक्टली 180 डिग्रीज, उससे टोटल शेप आ जाएगी। तो जहाँ पे ये राइट साइड नेगेटिव है वो कर, तो वो स्टार्ट करते हैं अगेन वही, लेकिन ये देखें टेंजेंट लाइन, ये जो एक्सप्रेशन है 0 तो वही बन रहा है, 30 डिग्रीज तो 150 डिग्रीज का मतलब है यहाँ पे उसे टच वहीं पे करेंगे। अब हमने क्या करना है, ये देखना है कि वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही है। तो अगर आप थीटा की ये देखें कि 270 डिग्रीज पे देखें, तो वैल्यू ये कहाँ तक पहुँच जाती है, -1 तक पहुँच जाती है। इसकी प्रोजेक्शन इधर तक पहुँच जाएगी -1 पे, तो ये वैल्यू हो जाती है 1/2 प्लस -1 इक्वल टू 3/2 तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, चलें यहाँ से कर देते हैं 150 डिग्री से जा रहे हैं हम, और अब इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, एंड ये चीज़ इधर इज गोइंग टू कीप इंक्रीजिंग। तो हर एंगल के लिए आपने देखना है जो इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो बनना चाहिए वो रिलेटिव टू एंगल इंक्रीज करना चाहिए, और मैक्सिमम जो है एग्जैक्टली जब आप ये वाला एंगल लेंगे इस पे बनना चाहिए, ठीक है। और यही चीज़ आप देखेंगे, यही चीज़ जो है रिपीट करते होती है, जो वर्टिकल प्रोजेक्शंस है आफ्टर दिस एग्जैक्टली वो वैल्यूज रिपीट कर रही हैं जो आप यहाँ पे आ रहे थे। अब जब इससे पॉइंट को एक्सीड करेंगे एग्जैक्टली वही वैल्यूज आएंगे, सो ग्राफ भी प्रिसाइजली सेम आएगा। सो अगेन ये तो टेंजेंट होना ही था यहाँ पे, तो इन दोनों को ज्वाइन करके आपके पास ये शेप आ जाएगी। अब आपने करना क्या है, इसको पूरी शेप को रोटेट करना है 180 डिग्रीज। तो अगर आप विजुअली करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो रीजन होगा ये एग्जैक्टली इधर आ जाएगा और ये वाला उधर पहुंच जाएगा। सो अगर हम ये फाइनल करें, आई गेस एक अगले पे करना चाहिए। पैरेलल वहीं रहेगी छोटी वाली, द इनर लूप इज गोइंग टू बी अलोंग दिस, और इसकी वैल्यू आई गेस ये मैक्सिमम 1 पे थी और मैक्सिमम हाफ पे थी, 0.5 पे थी। हाँ, तो ऐसे पे 90 डिग्रीज पे 1/2 पे थी, ठीक है। मैक्सिमम इसकी कहाँ थी, 90 डिग्रीज पे ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम हो रहा था, तो इस पे एग्जैक्टली क्या आ रहा है, 1 - 1/2 आ रही थी। तो ये इधर ये तो वैसे ही 1/2 पे थी। अब ये वाली रीजन को, इसको हमने एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करना है। अभी तक ये -3/2 पे थे, अगर हम ये रिफ्लेक्ट करें तो क्या आता है, ये चीज़, ये जो इनर लूप है ये आउटर लूप के अंदर आ जाता है। सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ये थोड़ा सा नॉट इट्स क्वाइट एट, बट यू गेट द आइडिया कि आपने क्या करना है,
इसको रोटेट कर देना है। तो इन दो प्रिंसिपल्स को यूज़ करके आप मोर और लेस कोई भी जो है पोलर इक्वेशन है उसका आइडिया लगा सकते हैं, एटलीस्ट इंट्यूटिवली, कि उसके शेप किस टाइप की होगी, कितने पेटल्स होंगे। सो ये भी यूज़ कर लेता हूँ या उसको मिटा देता हूँ। हाँ ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ के साथ, साइन थीटा के साथ, इसका ग्राफ। अगेन हम वो देखेंगे कि साइन जो है कहाँ पे ज़ीरो होता है। तो ज्योमेट्रिकली हम ये देखते हैं कि इसके जो प्रोजेक्शन है ये एग्जैक्टली कहाँ पे ज़ीरो होती है। अगर हम या इस एंगल पे आएँ तो 0 डिग्रीज और 180 डिग्रीज। सो इन दोनों पे तो हमने क्या करना है, जो टेंजेंट लाइंस बनानी है ये एक ये होगी और एक ये होगी, सही है। अब हाँ, तो अब हमने ये देखना होता है कि कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे ये राइट साइड जो है पॉजिटिव है, ताकि हम नॉर्मली इसे ड्रॉ कर सकें। सो वो हम क्लियरली देख रहे हैं इससे कि इसकी प्रोजेक्शन पॉजिटिव एग्जैक्टली तब आती है जब आप इस रीजन में हो, जब आपका एंगल 0 डिग्री से 180 डिग्री तक रहे, तो तब यहाँ पे हैं। तो यानी हम ये वाला रीजन जो नॉर्मली ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ से है, इसको टच करना चाहिए जो भी आपका शेप है, तो इसकी इस तरह की इससे कुछ स्टार्ट होगा। अब आगे आपने देखना है कि वो इंक्रीज करेगा साइन थीटा, बट जब आप 90 डिग्रीज पे पहुँचेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हिट कर लेगा। ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो इधर तक आपने स्टार्ट करना है, और अगेन हर एंगल की कॉरस्पॉन्डिंग पिछले वाले से बड़ी वैल्यू आपके नहीं, तो उसकी शेप इट एसेंशियली इज गोइंग टू बेंड। और ये बेंड कहाँ पे होगी, मैक्स यहाँ पे जाके बेंड करना स्टॉप हो जाएगी इस पे। एंड सिमिलरली यही चीज़ अगर आप देखें तो हम देख सकते हैं कि क्योंकि वो प्रोजेक्शन एग्जैक्टली सिमेट्रिक है, सो आफ्टर दिस ये आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि ये शेप आ गया। अब हमने दूसरा भी प्रिंसिपल याद रखना है कि जब एक्सप्रेशन ये नेगेटिव होगा तब हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि 180 डिग्री से इस पे हमने शेप बनानी है और उसको वापस 180 डिग्रीज फ्लिप कर देना है। तो अगर हम ये बनाएं सिमिलरली यही होगा, और यही हम देख सकते हैं कि ये चीज़ टेंजेंट लाइंस वही हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसे लाइक एसेंशियली हमने अब करना क्या है, हमने इस चीज़ को प्लॉट करेंगे, उसके नेगेटिव को करेंगे, यानी इससे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और फिर जो ये चीज़ आएगी उसको फ्लिप कर देना। सो ये अब करें तो हमारे पास ये आ जाता है, एंड दिस लाइक एग्जैक्टली वही है, बट यानी ये सिमेट्रिक है। मैंने डिस्टिंक्शन गलत किया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को फ्लिप कर देना। सो फ्लिप करने तो 180 डिग्री से एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाती है। सो आप देखते हैं कि जो फाइनल ग्राफ बनता है इट्स जस्ट दिस थिंग। तो ये सर्कल बन रहा होता है। ये अगेन स्केल नहीं बनाया, बट एग्जैक्टली एक सर्कल बन रहा है। तो एक इंटरमीडिएट शेप आई थी, बट आफ्टर द होल प्रोसेस वो डिसअपीयर होगी। तो ये हमारा एक्चुअली फर्स्ट क्लू है टू द पेटल मिस्ट्री कि एग्जैक्टली क्यों। अब देखिए यहाँ पे भी वो चीज़ है ना कि यहाँ पे साइन के साथ एक और मल्टीपल है, तो एग्जैक्टली क्यों साइन टू थीटा के अगर हम प्लॉट करें तो 4 पेटल्स आती हैं, बट अगर साइन 3 थीटा को करें 3 पेटल्स आती हैं, ठीक है। आती उतनी ही है, बट एग्जैक्टली एक के ऊपर ट्रेस हो जाते हैं। वंडरफुल। या सो दिस इज वन ऑफ द बिग आहा मोमेंट्स। सो यस, हाँ, तो आई गेस और हम ये कर भी सकते हैं, यहाँ पे एक एक्सरसाइज रख सकते हैं कि साइन टू थीटा को प्लॉट कर सकते हैं आप। सो देखेंगे 4 आती हैं या नहीं, ये जो हम प्रिंसिपल्स यूज़ करें। सो और टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, रनिंग आउट ऑफ टाइम। हाँ ये भी है, बट ओके। सो अगर आप सिमिलरली करें, आपने प्रिंसिपल बस बताता हूँ, ये चीज़ दिस कुड बी अ होमवर्क प्रॉब्लम आई गेस, ये आप रख सकते हैं। होमवर्क मिल, ओके सॉरी नॉट होमवर्क, बट व्हाट शुड वी कॉल इट, दिस इज आर्ट लवर वर्क, okay, or something for lack of better word. तो यही कहना, आपने वो रीजन्स आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है 0 होता है। तो दिस थिंग, द साइन थिंग इज एग्जैक्टली 0 at 0 and 180 डिग्रीज। तो
आप ये इस केस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने इसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करना है 0 पे और 180 डिग्रीज पे। तो एक केस में तो आपके पास ये आ जाता है 0, दूसरा एक 180 डिग्री का आप यहाँ पे एग्जैक्टली हाफ लेंगे, 180 डिग्री बाय 2 तो 90 डिग्रीज पे, ठीक है। और अगर आप यही चीज़ पूरे पीरियड के लिए करें तो अब यही चीज़ क्योंकि इस पर भी आती है, आपने पूरा जो 2 पाई पीरियड है उस तक लेनी है वैल्यूज़। तो अगर आप उस तरह देखें तो एक ये भी वैल्यू है 90 डिग्री भी है, बट यहाँ पे साइन 2 थीटा जो है वो इस वैल्यू पे भी होगा 90 डिग्रीज एंड सेम अगर 180 0 प्लस 2 पाई करें तो 360 डिग्री, हाँ 180 पे भी एंड 270 या 270। तो ये 4 वैल्यूज़ हैं विद इन द 2 पाई पीरियड जिस पे साइन 2 थीटा 0 हो रहा है। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं इससे इसको किए बगैर ही आपको आइडिया होगा कि 4 पैरेलल्स बनेंगी। क्यों? क्योंकि टेंजेंट लाइंस कितनी बन रही हैं यहाँ पे हमारे पास 4 बन रही हैं। एक ये टेंजेंट लाइन है, एक ये है, एक ये है और ये है। तो अनलेस हाँ 4 ये 4 बन रही हैं। और इफ एनीवन हैज क्वेश्चन आई कैन एलैबोरेट दिस पॉइंट, बट ये 4 बन रही हैं एक सिंगल 2 पाई पीरियड में। अब आप ये देख सकते हैं एग्जैक्टली हाँ, और अनलेस कि कोई एक ट्रेस आउट हो जाए दूसरे पे हमारे पास 4 ही बनेंगी इससे इंटरव्यू। बट टर्न्स आउट के अगर आप इवन में देखें, ये आपके लिए है कि क्यों नहीं ट्रेस आउट होता, ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, आर्ट वर्क प्रॉब्लम है, बट ये आप देख, बट और में आप देखें हमेशा ये होगा कि वो ट्रेस आउट दूसरे पे हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली डबल कवर करता है। दैट्स वन मिस्टेक। और हम और क्या कर सकते हैं? टॉक अबाउट द सिमेट्रीज। हाँ टॉक अबाउट द हाँ एक और प्रिंसिपल है जो कि और ज़्यादा हेल्प करता है हमें प्लॉट करने में। एक तो ये मेन प्रिंसिपल्स है, बट दूसरा हम काफ़ी अपना वर्क जो है इजी कर सकते हैं अगर हम सिमेट्रीज पे देखें। तो सिमेट्रीज का क्या मतलब है? हाँ तो जैसे हाँ यहाँ पे शेप इसमें क्या सिमेट्री, हाँ जैसे ये देखें, अब ये शेप अगर देखें तो इस शेप में आप नोटिस करेंगे कि टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस। ये जो आप कह रहे हैं कि टेंजेंट लाइन है, हाँ ये बेसिकली हम एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट उसका बना रहे हैं या प्रोजेक्शन बना रहे हैं, ये वो है बेसिकली, या वाई एक्सिस पे जो बना रहे हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हम ड्रॉ करके, ये वो है टेंजेंट लाइन बेसिकली क्या है? अच्छा सही, वो हाँ वो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एसेंशियली ये है कि अब देखिए आपको अब इसके ग्राफ पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इतनी बात बता रहा हूँ कि जो भी ये कर्व होगी इसके इस पॉइंट पे, अब मैं जो पहला प्रिंसिपल है वो सिर्फ उस पे अप्लाई होता है जो कि ओरिजिन है, ओरिजिन पे सिर्फ अप्लाई होता है, ठीक है। तो वो ये पहला प्रिंसिपल ये इतना बोल रहा है कि जो ओरिजिन पे जो भी ग्राफ होगा वो कौन सी ऐसी लाइन है जो कि बेस्ट उससे टच कर रही है, इस चीज को हम टेंजेंट लाइन का नाम दे रहे हैं। तो अब जैसे देखें अगर ये ग्राफ है तो यानी ये एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट नहीं है जो आप साइन और कॉज आपने एक्सप्लेन किया ना, ये वो वैल्यू ये वो नहीं है, वो नहीं है। हाँ ये वो है जो उसके बेस्ट। अब देखें इसको, इस केस में अगर ये कर्व होती, अगर आपको पता होता कि ये कर्व है तो इस केस में ये जो लाइन है सबसे बेस्ट इसके करीब आ रही है। अगर हम इस लाइन को देखें, अब देखें ये जो शेप है इसको इतनी अच्छी तरह से टच तो नहीं करी, श्योर इस पॉइंट पे टच कर रही है, बट अगर करीब वाले पॉइंट्स पे देखें तो इतना टच नहीं करी जितना कोई और लाइन हम एक बेटर गैस ये कर सकते थे, बट ये भी इतनी बेटर नहीं है। बेटर तो ये होगी कि अगर सीधा हम ये देखें कि इसके अराउंड मोर लेस फ्लैट है ये जो शेप है, तो इस चीज़ को हम टेंजेंट का नाम देते हैं। और यहाँ पे भी देखें ना, यानी कि जैसे एक सर्कल है उसको एक पॉइंट पे एक जो लाइन टच करती है वो टेंजेंट कहलाती है। एक पॉइंट पे भी टच करे प्लस, क्योंकि अब एक सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया जी जी, तो एक पॉइंट पे तो हाँ, अब इसका मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये इसका टेंजेंट है, ये भी हाँ ये टेंजेंट है। लेकिन अगर आप टच करने की सिर्फ बात करें तो वो तो कोई ये भी हो सकती है। नहीं, उस सर्कल के अराउंड 360 डिग्री में जो एक लाइन उसको एक एक पॉइंट पर टच करे तो वो सारे उसके टेंजेंट है। हाँ वो सारे, लेकिन एक पॉइंट के लिहाज से एक टेंजेंट होता है। बट अब ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की ये भी इसको कट कर रही है, बट कट तो कर रही, लेकिन टच एक जगह पे करे।
सर्कल को ये दूसरी लाइन जो आपने ड्रॉ की है ये सर्कल को कहीं और से भी कट कर सकते और अगर लेकिन हम लेकिन टेंजेंट लाइन का हमारा ये होता है कि एटलीस्ट उसके करीब जो है बस अगर इस रीजन को कंसीडर करें तो वो ऐसी होनी चाहिए जो कि उससे सबसे ज्यादा करीब हो इन टर्म्स ऑफ बाकी सारे पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट नहीं बल्कि आप देखें अब इस पॉइंट के जो नेबरिंग पॉइंट्स हैं जी जी उनसे भी ये करीब है कि अगर मैं इनको अप्रोक्सीमेट करना चाहूँ तो ये देखें कि ये लाइन जो है काफ़ी अच्छी है, ये लाइन भी उनसे जाती है बट इसके जो करीब वाले पॉइंट्स हैं वो उनसे काफ़ी दूर हो जाती है। तो ये आपकी बात है कि ये और भी कहीं पे टच करती है बट इस कॉन्सेप्ट से ये होता है कि आपको मेन आइडिया नहीं आता कि टेंजेंट लाइन का मकसद क्या है, और मकसद ये कि जो कर्व है उसको उसके करीब तरीब पॉइंट्स पे सबसे बेस्ट वे में अगर आपने एक लाइन से उस चीज को अप्रोक्सीमेट करना है तो वो जो है वो टेंजेंट लाइन, वो उसका टेंजेंट लाइन है। तो यहाँ पे भी बेस्ट जो उसकी एक लाइन अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन सी बेस्ट लाइन है जो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकती है तो वो जो है सही है, ठीक है। बट ये टेंशन लाइन के कॉन्सेप्ट अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे डेरिवेटिव वगैरह कैलकुलस की फाउंडेशन सब इस पे बेस्ड है। तो हम सिमेट्री प्रिंसिपल्स पे कह रहे थे, जैसे ये जो है r इक्वल टू साइन थीटा माइनस 1/2, इस कर्व को हमने देखा है कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अब इस चीज़ को हम इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर आपको मैं आपको इक्वेशन दे दूं कि ये सारे पॉइंट्स आपने प्लॉट करने तो आप कैसे देख सकते हैं कि इसमें जो भी इसका ग्राफ होगा उसमें सिमेट्री होगी, क्योंकि अगर तो आपको पता चल गया हाफ तो आपका वर्क हो गया। अगर आप मैन्युअली भी कर रहे हैं आपको सिर्फ इनको प्लॉट करना होगा राइट वालों को, बाद में जाके आपने क्या करना है वही जो पॉइंट्स हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देना अबाउट द वाई एक्सिस, आपका काम हो गया। सो वो कैसा होगा अगर हम खुद इसको देखने की कोशिश करें तो उसके लिए यही होना चाहिए कि अगर कोई भी यहाँ पे पॉइंट है, अगर ये पॉइंट इस पे है तो इस पे ये पॉइंट भी होना चाहिए जो कि उसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को हम कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं? ये जो है अगर इसको मैं कह दूं कि ये जो है r कॉमा थीटा, ठीक है, अगर इसको मैं कह दूं कि इसका जो डिस्टेंस है r है और इसका एंगल थीटा है, तो अब इस पॉइंट का रिलेटिव टू दिस ही क्या होगा? तो वो होगा कि रेडियस, यहाँ पे देखें रेडियस एग्जैक्टली सेम बन रहा है बट यानी उसी सर्कल पे है, बट अगर आप एंगल देखें एंगल भी वही बन रहा है बट प्रिसाइजली विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर हम टोटल लिहाज अगर इस लिहाज से देखें यानी यहाँ पे भी वही एंगल बन रहा है बट अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से देखें तो आपको टोटल 180 डिग्री एंगल है, आपको इसमें से माइनस करना होगा। तो ये होना चाहिए कि अगर r कॉमा थीटा वाला पॉइंट है तो आपके पास r कॉमा 180 डिग्री माइनस थीटा वाला पॉइंट भी ग्राफ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अब आप इस चीज़ में देख सकते हैं कि इसमें वो बात है भी जो ये हम प्लॉट कर रहे थे प्रैक्टिकली। ये आपने लेनी है, आपने फिर क्या करना है इसमें ये वाली चीज़ पुट करनी है पाई माइनस थीटा, और फिर अगर आपको कुछ ये याद होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या वो भी देख सकते हैं, और दूसरा भी कर सकते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमने ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन देखी थी तो एक तो सिंपल वे कि हम एक दो वैल्यूज़ पे देख लें, जैसे थीटा इक्वल टू 0 पे हम देख रहे हैं कि साइन 0 क्या है, 0 है, और लेकिन साइन पाई भी उस पर 0 है। तो इससे हम एक आइडिया शायद लगा सकते हैं कि ये चीज़ एग्जैक्टली होनी चाहिए साइन थीटा के इक्वल। और अगर ज़्यादा मैथमेटिकली करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी होती हैं, उनके फॉर्मूले वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट सिंपल इंट्यूशन के लिहाज से या सिंपल वे तो ये है कि आप ये देखें कि इस पॉइंट की जो प्रोजेक्शन है, वर्टिकल प्रोजेक्शन है, वो ही इसकी है जो पाई माइनस थीटा है, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। अगर आप इसकी निकालें और इसकी निकालें तो ये है, तो इसका मतलब है इन दोनों का साइन भी सेम है, इनकी प्रोजेक्शन जो अगर है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है एग्जैक्टली सेम रहती है। तो अगर पाई माइनस थीटा वो भी पुट करें एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन आए, दैट मीन्स कि वो सिमेट्रिक होगी अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है। अब यही चीज़ हम उसके लिए भी टेस्ट करना चाहें कि क्या वो शेप हमारी सिमेट्रिक है अबाउट द एक्स एक्सिस, ये अब क्वेश्चन नेचुरली आता है। तो हम यही फ्रेम करते हैं, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, कोई हाँ यही कर्व, इसके एक सिमेट्रिक वर्जन अबाउट द एक्स एक्सिस क्या बना सकते हैं, जैसे ये एक कार्डियोइड शेप बना लेते हैं। आई थिंक प्रॉब्ली ये इसके ग्राफ से आता होगा समथिंग, ठीक है। हाँ तो अगर हम ये अज्यूम करेंगे इससे ही आ रहा है, तो अगर ये आ रहा है तो हाँ अब आपने इसको क्वांटिफाई करना है कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो कैसे होगा
अगर जो एंगल ये वाला पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट है जो कि एंगल थीटा बना रहा है, तो कौन सा पॉइंट होना चाहिए इस पे, इसी कर्व पे? एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए एग्जैक्टली जो कि एग्जैक्टली उस पॉइंट के रिफ्लेक्शन पे है। तो इसको हम इसके लिहाज से देखें तो क्या इसका एंगल बनाएंगे? एंगल वही बन रहा है बट नेगेटिव। तो हम जैसे नेगेटिव 30 डिग्री से हमारी मुराद होती है कि वही एंगल बट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी क्लॉकवाइज, या ये काउंटर क्लॉकवाइज होता है तो ये क्लॉकवाइज है। तो दिस इज कि माइनस थीटा ये होना चाहिए। तो इसके मतलब है कि हमने एसेंशियली क्या रेस्ट करना है, जो भी आपकी कर्व है आपने उसमें माइनस थीटा पुट करके देखना है। अगर वही रहती है दैट मीन्स के वो कर्व सिमेट्रिक है अबाउट द एक्स एक्सिस। तो एक ये रस है। और अगर तो ये सिमेट्रिक होगी तो फिर आपका अगेन आधा काम होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने सिर्फ इन दो कोऑर्डिनेट्स में ड्रॉ कर दें, बाकी एक्जैक्टली वही होगा, ठीक है। और अगर दोनों सिमेट्रीज हैं, हाँ दोनों हैं, तो अब जैसे ये है r इक्वल टू साइन टू थीटा, ये शेप है। अगर आप ये देखें इसमें जो है दोनों सिमेट्रीज आ रही होती हैं, ये तो इसका मतलब है कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर लें दैट्स इनफ, डिटरमिनेंट कर दिया, चारों में होगी। ये दोनों आप पे प्रिंसिपल अप्लाई करनी है एंड दैट्स वी आर डन विद इट। सो यहाँ पे आप वही देख सकते हैं कि अगर आप और माइनस थीटा देखें तो एक्सेप्ट फॉर यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें चाहिए होगी कि अगर वो पाई माइनस थीटा देखें तो वो एग्जैक्टली वो बन जाता है, बट दूसरा आप देखें अबाउट द एक्स एक्सिस तो एग्जैक्टली नेगेटिव वर्जन आता है, बट वो ट्रेस आउट दोबारा दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे होते हैं। अगेन ये टेक्निकल पॉइंट है, बट एसेंशियली ये जो चीज़ है दिस इज एनफ। और अगर एक और सिमेट्री है वो ये भी हो सकती है अबाउट द ऑरिजिन। अबाउट द ऑरिजिन उस सेंस में ये कह रहे हैं कि अगर ये पॉइंट है तो कोई भी पॉइंट लेना है अबाउट द ऑरिजिन, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट वाला भी होना चाहिए, ठीक। तो अगर r कॉमा थीटा है तो ये वाली चीज r कॉमा थीटा तो r कॉमा थीटा प्लस पाई ये भी होना चाहिए। दैट्स वन टेस्ट। एक और टेस्ट हमने बना दिया कि ये चीज़, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली सिमेट्रिक है अबाउट दी ऑरिजिन। तीन सिमेट्रीज हैं, ये हमने नेचुरली डिस्कवर कर लिया। तो इसका और इनको यूज़ करके हमारा ग्राफिंग है ये चीज़, और जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे दिस रिड्यूसेस ऑल ऑफ द, हमें वो टेक्नोलॉजी को इतना यूज़ भी करने की ज़रूरत नहीं, और हम इंट्यूशन खुद बना सकते हैं कि क्यों ये इतने मिस्टीरियस शेप्स नहीं हैं जितनी आ रही हैं, बट ये मैथ के अकॉर्डिंग नेचुरली ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ ऑल। लेकिन यहाँ पे देखें ये सब चीज़ें यूज़ आई, ज्योमेट्रिकली इसको देखा, प्रोजेक्शन के लिहाज से देखा, सिमेट्रीज देखी, कुछ स्केचिंग प्रिंसिपल देखे, एंड वी हैव एसेंशियली मोर और लेस सॉल्व्ड पोलर इक्वेशंस। सो बट एक और पॉइंट जो है वो भी हम कर सकते हैं। एक और पॉइंट जो है वो अगर हमारे पास टाइम है या डिपेंड्स, टाइम से तो ऐसे एक्सीड कर लिया हमने, बट आई गेस व्यूअर्स काफ़ी आई थिंक हमारी ऑडियंस तो काफ़ी इंटरेस्टेड है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू एंड सर सवाल जवाब का सेशन भी होना चाहिए। वो दरमियान में ही हो गए थे तो नहीं एक सवाल है, ठीक है आप कर ले क्वेश्चन। आप दोनों से सवाल है कि जब इस तरह मैथमेटिक्स आप रियल लाइफ के साथ मैच कर रहे हैं, जैसे पेटल्स के साथ एक इक्वेशन मैच कर रही है, ये सीशेल्स के साथ मैच कर रही है, और नेचुरल फिगर्स बहुत ज़्यादा, तो क्या आप मैथमेटिक्स दरियाफ्त कर रहे हैं या मैथमेटिक्स इन्वेंट कर रहे हैं? ये नेचर में, मेरा सवाल ये है कि नेचर में वो इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है, मेरे ख्याल से तो हम वो इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है आप दोनों से। अच्छा, मेरा अपना तो है कि मैथमेटिक्स आप डिस्कवर नहीं कहेंगे, क्योंकि अब एक ही चीज़, अब काफ़ी बार होता है कि अब एक फिज़िकल चीज़ है उसको हम डिफरेंट वे से मैथमेटिक्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये नहीं होता कि एक सिंगल इक्वेशन है वही चीज़ उस फिज़िकल फिनोमेना को बता रही है। ऐसा भी होता है कि जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में ये एक चीज़ होती है कि एक जो हमारे पास फॉर्मुलिज्म होता है हमारी थ्योरी को एक्सप्लेन कर लेता है, बट ये रीसेंट बात है रिलेटिवली, क्योंकि क्वांटम थ्योरी अबाउट एक सेंचुरी ओल्ड है, बट ये अराउंड 10 to 20 ईयर्स अगो
उन्होंने वही चीज़ की थी बट थ्रू डिफरेंट इक्वेशंस, किसी सेंस में कह सकते हैं, और डिफरेंट मैथमेटिक्स है, वही फिनोमेना आप दो डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हो. तो ये नहीं है कि मैथमेटिक्स पहले से बनी है, इट्स मोर लाइक कि हम खुद इन्वेंट कर रहे हैं टू मैच द फिजिकल थिंग. That shape. जैसे ये शेल है, ये आपका कर्व फॉलो कर रहा है पूरा, और उसकी एक इक्वेशन है, बैकग्राउंड में आप वो इक्वेशन भी निकाल लेंगे कि जिसको उसने सी शेल ने एक पैटर्न को फॉलो किया हुआ, वही कर्व को फॉलो. तो मैं वो कह रहा हूँ कि नेचर वो चीज़ फॉलो कर रही है मैथमेटिक्स को. आप बताएं सर. अगर आप डिस्कवरी और इन्वेंटेड मैथमेटिक्स, ये ज़ाहिर बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस पे कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा. टू प्ले ऑन द सेफ साइड मैं ये कहूँगा कि जो डिस्कवर उन चीज़ों के बारे में हम कहते हैं कि दे वर ऑलरेडी देयर. सो वेन एवर यू सी 3 dots connected in a way and that makes a right angle triangle, Pythagorean theorem वहाँ पे होगा. Either the 3 points are as small as atoms, as large as galaxies or astronomical objects. Okay, but what is invented is the tool. Like अभी उन्होंने mention किया कि हम alternate formulation से भी वही चीज़ discover कर सकते हैं. So that is a different tool. आपके पास एक you can cut something with a knife. आप एक स्टिक बना सकते हैं नाइफ से कट करके, या चीज़ल से भी आप कर सकते हैं. सो द डेरिवेटिव फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव या फुल डेरिवेटिव ले सकते हैं इस तरह के फंक्शंस का. सो डेरिवेटिव दैट वी टेक, इट्स अ टूल जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. तो डेरिवेटिव इज़ इन्वेंटेड बट द थ्योरम, pythagorean थ्योरम, एस आई गिव अर्लियर एग्जांपल, इट इज़ डिस्कवर्ड. तो pythagorean थ्योरम वहाँ पे होगा. आप उसको डिस्कवर करेंगे किस टूल से कर रहे हैं, whether you are using calculus to discover Pythagorean theorem या जो ज्योमेट्री उसका प्रूफ है वो आप कर रहे हैं, एनालिटिकल प्रूफ कर रहे हैं. सो द एनालिटिकल इज़ इन्वेंटेड, यानी कि जो हमने आज की स्टार्ट में ही एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वेंट किया एसेंशियली, ठीक है, टू मैप द थिंग्स अराउंड अस, और उसकी मदद से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि वो Pythagorean theorem a² + b² = c², उसको प्रूव कर सकते हैं. सो theorems are discovered but the way, the formulation, the tools, they are invented. So tools हैं वो invented है मैथमेटिक्स के. जो अभी जो alternate formulation of quantum की बात की या picturing quantum की बात की through category theory, वो एक invention है कि आपने category theory को use किया है उस चीज़ को discover करने में, या उसके अंदर you look for new insights in the same ideas that have been there for 100 years. But with a different tool, you are looking at the same thing, you discover new things. Sir, can I comment upon the same? Yes, discussion? we would Acha. love to Sir, enlighten us. I think, as you said, partially mathematics is discovered and partially it is invented. I think it is more of a discovered thing, because even if one of the numericals in the number of atoms of dark matter or dark energy were not what it is in reality, कि अगर वो ना होता जो वो है already, तो life would not have been possible in the universe, in our universe. So it is, and we are discovering those numbers, that let's say 1.5 is the stagnant of some formula that relates to the universe, that we have discovered, right? Okay. There is 5 times more dark energy than there is normal matter in the universe, right? We have discovered this fact. If there was, like, let's say 6 times more or 7 times more, life would not have been possible. So I think math is you can say making its way, transcending into culture, transcending into equations, transcending into nature, by not by itself but by because it is already amalgamized, it is already inculcated in that nature, and we are just to find out.
I think so. It's that. But as you said, derivatives are invented. So tools are invented. Tools are invented. So So it is partial. It is both. Yes, it is both. It is both. It is essentially both because. Sir, can I also comment on this? Sure, Sajjad, why not? So I think that if what do you think is math was discovered or invented? It is based upon how you define discovered and Yes. invented. Mhm. If you are saying from a term you invented, from a phenomena you invented a term or a equation, then math was partially invented and partially discovered. But if you say that due to all of the things present in the universe, it was discovered as everything lines up perfectly, Mhm. then math was discovered. It depends on how you define discovered or invented. Thank you for the comment. Yes. It's you want to take the discussion into a linguistic matter, into a realm of linguist. So you leave up to the philosophers to define discover and invention, then come to the discussion of whether mathematics is discovered or invented.